हेलो दोस्तों, टुडे वी गोना लर्न अबाउट द फ्रेंच। लेट्स स्टार्ट। लुइस 14 के अंदर फ्रेंच कंपनी फॉर्म हुई, कंपैगने डेस इंडस ओरिएंटेस, जिसको फॉर्म किया था फ्रेंच मिनिस्टर कोलबर्ट, जो कि फ्रांस के थे, इन 1664। अनलाइक दी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि प्राइवेट इन नेचर थी, फ्रेंच कंपनी थी, वो टोटली कंट्रोल और रेगुलेट की जाती थी फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा। फ्रैंकोई कैरून, जो जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत इन 1668, और जो सेकेंड फैक्ट्री लगाई गई थी मसूलीपट्टनम में इन 1669, वो लगाई गई थी पर्शियन मरकड़ा, जो कि एक फ्रेंड थे फ्रैंकोइस कैरून के। इन 1674 फ्रांकोइस मार्टिन जो थे वो फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी बने। शेर खान लोदी, जो कि गवर्नर ऑफ वैकोंडापुरम अंडर बीजापुर सुल्तान में थे, उन्होंने ग्रांटेड किया पौंडीचेरी को फ्रैंकोइस मार्टिन को इन 1673 में। और फ्रैंकोइस मार्टिन ही ने फाउंड किया था सिटी ऑफ पौंडीचेरी को इन 1668। अब बाद में जाके ये कैपिटल बन गया पोर्टुगीज इंडिया में पोर्टुगीज की। जो जो डच के साथ इंग्लिश ब्रिटिश का अलायंस था, उसने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी को 1693 में। लेकिन ट्रीटी ऑफ रिस्विक, RYSWICK, रिश्विक साइन हुई बिटवीन डच एंड फ्रेंच इन सितंबर 1697, जिसने रिस्टोर्ड किया फ्रेंच को पौंडीचेरी फिर से। जो फ्रेंच कंपनी थी वो उन्होंने अपनी फैक्ट्री कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा जगह लगाई, और कंसिक्वेंटली उन्होंने ये मतलब कराईकल, जो कि पौंडीचेरी में है, वहाँ लगाई। बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ लगाई। कासिम बाजार, जो कि बंगाल में है, वहाँ लगाई, और उसे मेन ट्रेडिंग सेंटर बनाया। कराईकाल, बालासोर और कासिम बाजार को मेन ट्रेडिंग सेंटर बनाया। और जो और भी बहुत सारे मेन सेंटर्स थे, जैसे कि यमन, माहे, एक्सेट्रा। और शाहिस्ता खान, जो कि सूबेदार ऑफ बंगाल थे, उन्होंने ही आदेश दिया था कि फ्रेंच फैक्ट्री बनाएगी चंदर नागौर में, जिसको हम लोग चंदर नगर भी कहते हैं, चंदा नगर भी कहते हैं। इन 1674 में यह आदेश हुआ कि फ्रेंच फैक्ट्री लगा सकती है चंदर नागौर में। और जो वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, जो कि 1701 से 1714 तक चला था इन यूरोप में, उसने वीकेंड कर दिया था, मतलब फ्रेंच की पोजीशन को कमज़ोर कर दिया था, जिसके कारण फ्रेंच को अपने फैक्ट्री को छोड़ना पड़ा सूरत में, मसूलीपट्टनम में और बाताम में, जो कि इंडोनेशिया में है। सूरत और मछलीपट्टनम इंडिया में थी। और जो फ्रेंच ने जो एक्वायर एंड कंट्रोल किया था मॉरिशस को इन 1721 में। माहे, जो कि मालेबार कोस्ट में है, इन 1725 एंड कराईकाल इन 1738। फ्रेंच ने एक्वायर और कंट्रोल किया था मॉरिशस को इन 1721 में। माहे, जो कि मालाबार कोस्ट में, 1725 एंड कराईकाल इन 1738। फ्रेंच गवर्नर जोसेफ फ्रैंकोइन डुप्लेक्स, जिसे डुप्ले भी कहा जाता है, एस्टैब्लिश किया था फ्रेंच हेजेमनी कंट्रोल इन इंडिया। और डुप्लेक्स ने ही कैप्चर किया था मद्रास को इन 1746, जो कि बाद में जाके रिस्टोर कर लिया था इंग्लिश ने 1748 में। ये हम देखेंगे, ये फर्स्ट कर्नाटिक वार की बात चल रही है यहाँ पे। तो जोसेफ फ्रैंकोइन डुप्लेक्स जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिसने इनिशिएट किया था पॉलिसी ऑफ इंटरवेनिंग इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। जोसेफ फ्रैंकोइन डुप्लेक्स ने इनिशिएट किया था पॉलिसी ऑफ इंटरवेनिंग इन द क्वारल ऑफ इंडियन प्रिंसेस, मतलब इंडियन प्रिंसेस के जो क्वारल में, मतलब उनके जो राजनीतिक में है उसमें इंटरवीन करने का, उस फ्रैंकोइन की ये पॉलिसी थी।
बैटल ऑफ कॉन्डोर हुआ 1758 में, जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच लड़े थे, जिसका रिजल्ट आया कि फ्रेंच हार गई, और जो कि एक मेजर ब्लो, मतलब एक धक्का था फ्रेंच पावर इन इंडिया में। तो अब हम जानते हैं कुछ कार्नेटिक वार के बारे में। जो फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई वो चली 1746 से 1748 इन इंडिया। और ये वार थी, इट वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन ड्यू टू दी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जो कि यूरोप में चल रही थी। वो भी एंड हुई 1748 में, जो कि यूरोप में चल रही थी 1740 टू 1748 तक चली। और इसे एंड किया गया एक्स ला चापेला ट्रीटी से, जो कि जिसमें फ्रेंच जो थी वो, इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, और लास्ट में जाके एक्स ला चपेला ट्रीटी साइन हुई। तो हम कुछ कहानी बता देते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार की। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार की तो वो यूरोप में तो चल ही रही थी, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। और इंडिया में नहीं आने के लिए डुप्लिक्स ने बहुत ट्राई किया। उन्होंने कैप्टन मोर्स, जो कि ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे, उनसे भी बात किया। नवाब अनवरुद्दीन से भी बात किया था, ताकि उनके लैंड पे वार ना हो और वहाँ पे लड़ाई नहीं की जाए। लेकिन बाद में जाके बार्नेट, जो कि ब्रिटिश के तरफ से थे, उन्होंने अटैक कर दिया था फ्रेंच शिप को, जिसके कारण अब डुप्लेक्स ने देखा से कि नवाब अनवरुद्दीन भी कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो उसने गवर्नर ऑफ मॉरिशस को से बात की, जो कि लाह बोर्दियानिस थे। गवर्नर ऑफ मॉरिशस लाह बोर्दियानिस। और लाह बोर्दियानिस ने आ करके बिसीज कर लिया था मद्रास को, और कैप बिसीज कर लिया या घेराबंदी कर लिया और कैप्चर कर लिया था। तो फिर बाद में जाके एक बैटल ऑफ तो नवाब नवाब ने देखा से कि ये मेरे ही लैंड पे सब कुछ हो रहा है, तो उसने नवाब ने सेंड अपने अपने बेटे को भेजा, महफूज खान, जो कि डुप्लिक्स के अगेंस्ट लड़ा। और इन द बैटल ऑफ सेंट थोमे हुई, जिसमें महफूज खान, जो कि नवाब अनवरुद्दीन का बेटा था, वो हार गया अगेंस्ट डुप्लिक्स। और लास्ट में जब बाद में जा करके जो ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेला साइन हुई 1748 में, जो कि एक ट्रीटी वार ऑफ सक्सेस ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन थी, उसमें ये मद्रास को हैंड ओवर कर दिया गया इंग्लिश के। और जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में उसने फ्रेंच ने कैप्चर किया था, उस सब जिसका जो लैंड था उसे दे दिया गया। तो इसका जो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि यहाँ पे मोरल विक्ट्री हुई डुप्लेक्स की, उसकी स्किल की, उसकी डिप्लोमेसी की जीत हुई मद्रास में। और जो वीक इंडियन रूलर्स थे और उनकी जो इनकम्पिटेंसी थी, वो एक्सपोज्ड हो गए। वो दिख रहा था कैसे वो हार रहे थे। सऊदी, और जो कॉन्फिडेंस था डुप्लेक्स का, वो बहुत हाई था, क्योंकि वो देर वाज नो पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ द बैटल, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं हुआ बैटल का। सेकेंड कर्नेटिक वार को स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो आसफ जाह था, जो कि सूबेदार था मुगल डायनेस्टी में, तो उसमें उसी ने फाउंड किया था हैदराबाद को इन 1724 में। और 1724 में इस आसफ जाह के एक बेटे थे, नासिर जंग, और उसका एक ग्रैंडसन था मुजफ्फर जंग। नासिर जाह चाहता था से कि मुजफ्फर जंग उसका जो ग्रैंडसन है वो बने राजा। और जैसा, जो कि एक कार्नेटिक एक जगह है, जो कि प्रोविंस है हैदराबाद में, तो वहाँ वहाँ पे सदरदुल्ला खान को, जो कि अपॉइंट किया गया था आसफ जाह के ही द्वारा, उसका बेटा आया वहाँ पे दोस्त अली, जिसका एक बेटा था सफदाफ अली खान, और इसका सन इन लॉ था चंदा साहिब, जिसको अरेस्ट कर लिया गया था साहूजी द्वारा। नाउ जो आसफ जाह था, निज़ाम उल मुल्क इसे भी कहते हैं, निज़ाम उल मुल्क उसे और भी कहते हैं। वो वो 1748 तक रहा, लेकिन उसके बाद वो नहीं रहा। तो उसके बाद उसने अपने चाहा कि मुजफ्फर जंग को अपनी ग्रैंडसन को दे दे कारोबार हैदराबाद की। और कर्नाटक में तो अलग ही चल रहा था। कर्नाटक में फिर जब हुई, तो उसमें सफदाफ अली खान, जो कि दोस्त अली का बेटा था,
उसे पता नहीं कैसे मतलब वो कैसे मर गया, और बाई चांस वहाँ पे नवाब अनवरुद्दीन नवाब बन गया वहाँ का। और सन इन लॉ जो चंदा साहिब था वो अरेस्टेड था साहू जी द्वारा। सो तब जब चंदा साहिब छूट के आया, तब उसने देखा ये तो मेरी गद्दी है, लेकिन उसकी जगह पे नवाब अनवरुद्दीन बैठा। तो फिर यहाँ पे एंट्री हुई फ्रेंच और इंग्लिश की लोकल पॉलिटिक्स में, जिसके कारण सेकंड कर्नेटिक वार हुई। जैसे कि मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग जो कि डेक्कन में हुई, जिसको हैदराबाद कहते हैं। और चंदा साहिब वर्सेस अनवरुद्दीन जिसको जो जो कि कर्नाटक में हुई। So मुजफ्फरजंग इन डेक्कन और चंदा साहिब इन कर्नाटक सपोर्टेड बाय फ्रेंच, और नासिर जंग इन डेक्कन एंड अनवरुद्दीन इन कर्नाटक सपोर्टेड बाय इंग्लिश। और नवाब अनवरुद्दीन का जो और इस युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन भी मारा गया और नासिर जंग भी मारा गया। तो नवाब अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली, वो भाग गया फोर्ट ऑफ ट्रिची में। और सेकेंड कार्नेटिक वार चला 1749 टू 1754, जिसके और इसमें जो मोहम्मद अली जो भागा फोर्ट ऑफ ट्रिची में, और इसको पकड़ने के लिए चंदा साहिब ने बिसीज कर दिया अपनी पूरी फोर्सेस के साथ फोर्ट ऑफ ट्रिची को। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव जो था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करता था एक लोअर पोजीशन पे, उसने एक एडवाइस दिया कि हारकोट जो कि राजधानी था चंदा साहिब का, उसको बिसीज कर लिया जाए। और उसको बिसीज करने पे चंदा साहिब दौड़े दौड़े इधर आएगा, और वो आया, उसे मार दिया गया। और लेकिन बाद में जाके रॉबर्ट क्लाइव को प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी थी वहाँ पे मतलब योग्यता देख के प्रमोट मिलती है, ना कि फ्रेंच कंपनी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी। तो जैसे कि इंग्लिश साइड थी वो डिफीटेड हो रही थी, एज नासिर जंग और नरमरुद्दीन मर चुके थे, और मुजफ्फर जंग जो कि था वो साउथ ऑफ रिवर कृष्णा एज गवर्नर पोजीशन to duplex, but English side decided to protect Muhammad Ali. Robert Clive gives suggestions to besiege Arcot, capital of Carnatic, and this killed Chanda Sahib and huge loss to French side. As Dupleix और बाद में जाके डुप्लिक्स को बुला लिया गया फ्रांस में। और बाद में उसके बदले गोध्यू जो को सेंड किया गया इंडिया में। और सेकेंड कर्नाटिक वार के एंड में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुआ 1754 में, जिसमें फ्रेंच ये डिसाइड हुआ कि फ्रेंच और इंग्लिश इंटरफेयर नहीं करेंगे लोकल पॉलिटिक्स में। और फिर 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो कि एक थर्ड कर्नेटिक वार के बीच में पड़ता है। थर्ड कर्नेटिक वार कब हुई? इंडिया में थर्ड कर्नेटिक वार 1758 टू 1760 चली। और लेकिन जो ये थर्ड कर्नेटिक वार है ये 1756 टू 63 चली। ये बिटवीन एंग्लो फ्रेंच वार था, जिसमें ये 7 ईयर ऑफ वार भी कहते हैं इसको, 7 ईयर ऑफ वार भी इसको कहते हैं, जिसको ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चला। जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो है वो एंटिसिपेट कर रही थी आफ्टर 7 ईयर वार इन यूरोप देयर विल बी वार इवन इन इंडिया। सो उन्होंने डिसाइड किया कि गोधियू को हटा दिया जाए और काउंट डी लाली को एज अ गवर्नर भेजा यहाँ पे। एज चंद्रनगर अटैक हुआ ब्रिटिश द्वारा, सो काउंट डी लाली ने डिक्लेयर किया वार। सो 1760 में बैटल ऑफ फैंडीवास हुआ, जिसमें काउंट डी लैली फ्रेंच की तरफ से और आयरकोट ब्रिटिश की तरफ से, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जिसके रिजल्ट आया काउंट डी लैली अरेस्ट कर लिया गया और पांडिचेरी को कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश द्वारा। और आफ्टर थर्ड कार्नेटिक वार इन 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें कि फ्रेंच को ये शर्त रखा गया कि फ्रेंच सिर्फ ट्रेड कर सकता है इंडिया में, और ब्रिटिश को पूरी आज़ादी मिल गई कि ब्रिटिश ट्रेड भी करेगा, पॉलिटिकली एक्टिव भी रहेगा। सो पूरी यूरोपियन कंपनीज में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे ज़्यादा देर तक इंडिया में सस्टेन किया, और ये अपना एक ब्रिटिश एम्पायर टाइप का बनाया टिल 1858। तो इसका जो एक रिजल्ट आया
कि एंग्लो फ्रेंच वार का वो इंडिया में भी दिखा, जिसके कारण मेजर कर्नाटिक वार्स इंडिया में भी देखे, और इंग्लिश जो डिफीट की फ्रेंच को इन इंडिया में भी, और जो फ्रेंच ने भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखाया ब्रिटिश पावर को, लेकिन वो ब्रिटिश पावर इमर्ज्ड हो गई एज अ सुप्रीम पावर इन इंडिया। और जो डिसिप्लिन इन सिविल था उनका, सिविल में मिलिट्री रैंक्स में ब्रिलियंट लीडरशिप था, मिलिट्री टैक्टिक्स थी, सुपीरियर इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, जिस जो कि एक फेवरेबल फैक्टर्स थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि पॉलिटिकल डोमिनियन बना सके इंडिया में। और जो ग्रेजुअल राइज हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का was a simultaneous to the decline of later Mughals। जो ग्रेजुअल राइज हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके साथ साथ मुगल्स का भी डिक्लाइन होना चालू हो चुका था। और जो कंपनी एवेल्ड की एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में जो कि आई, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन टू एस्टैब्लिश द इट्स सुप्रीमेसी। नाउ कॉजेज ऑफ द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। क्या क्या कॉजेज थी? पहला कॉजेज तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इंग्लिश जो थी वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस थी, मतलब प्राइवेट कंपनी थी, और जो फ्रेंच थी वो गवर्नमेंट थी। जिसके कारण जो इंग्लिश में थी प्राइवेट कंपनी क्विक डिसीजंस मेकिंग होते थे, और यहाँ पे मोटिवेटेड की जाते थे लोगों को बाय मैक्सिमम प्रॉफिट से। लेकिन जो फ्रेंच में थे, जो स्टेट कंसर्न्स थे, मतलब गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते, जो डिले होती थी इनके डिसीजन मेकिंग में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक कंसर्न नहीं था यहाँ पे। और इट वाज ये जो कंट्रोल, इसे कंट्रोल और रेगुलेट किए जाते थे गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट का उतना नहीं देखा जाता। जो आर्मी थी इंग्लिश की वो सुपीरियर थी, डिसिप्लिन नेवी और आर्मी थी इनकी। लेकिन जो फ्रेंच की थी वो भी सुपीरियर इंग्लिश नेवी कट ऑफ थी वाइटल सी रूट्स में, बट जो फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया थे वो उतने नहीं थे। तो प्रोमिनेंट पोजीशंस जो थे ब्रिटिश के इंग्लिश के वो थे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, और फ्रेंच के थे सिर्फ पौंडीचेरी में। जो फोकस थी इंग्लिश की वो थी कमर्शियल गेन, फ्रेंच के जो थे वो टेरिटोरियल गेन मेड द कंपनी शॉर्ट ऑफ फंड्स, जो कि टेरिटोरियल गेन था जिसके कारण कंपनी को शॉर्ट हो गई फंड्स की। और जो इंग्लिश के जो कमांडर्स थे, मैनी इंपॉर्टेंट कमांडर्स लाइक सर आयरकूट, सर स्ट्रिंजर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव, ये सब कुछ मेन कमांडर्स थे, इनके इंपॉर्टेंट कमांडर्स थे। लेकिन फ्रेंच में सिर्फ एक ही थे, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। ये कुछ कारण थे इनके जिनके कारण ये इंग्लिश इतनी सक्सेस पाली यहाँ पे इंडिया में। और कंक्लूजन क्या आया? तो कंक्लूजन ये आया कि 18th सेंचुरी इंडिया की वो कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ टर्मोइल में रही, जिसका जो कि एक पीरियड थी जो कि जिसने एक बहुत ज़्यादा चेंज और कंटिन्यूटी को देखा। और एक साइड हम ये भी देख सकते हैं जो कि मतलब यूरोपियंस की जो मतलब इंडिया में अराइवल्स था, वो एक इन इंडिया में जो यूरोपियंस का अराइवल था, ऑन दी अदर हैंड देयर वाज अ डाउनफॉल ऑफ द माइटी मुगल्स एम्पायर। एक तरफ जो यूरोपियंस का अराइवल था इंडिया में, और अलग एक तरफ मुगल का डिक्लाइनिंग था इंडिया में। Amidst all the chaos, the East India Company developed a stronghold in the subcontinent by eliminating Europeans' rival companies and establishing superiority by entering into conflicts with local rulers. So, मतलब ऑल ये सारी क्योस, जैसे कि बहुत सारी यूरोपियंस कंपनी आई, ये सब के बीच ईस्ट इंडियन कंपनी ने एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजिशन बनाया एक सब कॉन्टिनेंट में, बाय एलिमिनेट किया सारे अलग अलग यूरोपियंस कंपनी को, और एस्टेब्लिश किया अपना सुपीरियोरिटी को बाय एंटरिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लोकल रूलर्स टू। So this is the end of the arrivals of European in India and the French topic. So thank you.